नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आपका अखबारवाला। अभी दिल्ली के लोधी रोड में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक बहुत बेहतरीन फोटो एग्जीबिशन लगा हुआ है, द बिग पिक्चर्स 2025। करीब 250 से अधिक यहाँ पे तस्वीरें दीवार पे लटकी हुई हैं और दिल्ली शहर के ही नहीं, बाहर जो दूसरे प्रदेश के लोग फोटोग्राफर्स हैं, उनका भी इस एग्जीबिशन में भागीदारी है। इसमें ज़्यादातर लोग न्यूज़ फोटोग्राफर्स हैं जो डेली अखबार में, पत्रिकाओं में, वेबसाइट पे आज की तारीख में काम करके फ़ोटो उपलब्ध कराते हैं, उनकी तस्वीरें छपती हैं। अखबार की दुनिया में मैं 1975 18 मार्च को आ गया था। उससे पहले सन 68 से लेके 1975 तक मैं अखबार बेचता था। यहाँ पे 2-3 ऐसे लोगों की तस्वीर लगी हुई है जिनको जिस जमाने में मैं अखबार बेचता था, उस जमाने में अखबार में जो कहानियां छपती थी, जो तस्वीरें छपती थी, उस तस्वीर के नीचे उनका नाम लिखा होता था। 75 के बाद जब अखबार की दुनिया में आया, पटना से प्रकाशित इंडियन नेशन अखबार में नौकरी की शुरुआत किया, पत्रकारिता के सबसे निचली सीढ़ी पे, कॉपी होल्डर, उसके बाद प्रूफ रीडर, उसके बाद अनुवादक, उसके बाद सब एडिटर, उसके बाद रिपोर्टर। इन तमाम चीज़ों में काम करने के बाद जिन लोगों को देखते थे पत्रिकाओं में या अखबार में उनका नाम छपा हुआ है, उनकी तस्वीर यहाँ देख के मन गदगद होता। उन्नीस में जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो रहा था, तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में इनकम टैक्स से बिल्डिंग के सामने में जब पटना की पुलिस या बिहार पुलिस कहेंगे, लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज में एक व्यक्ति, उस जमाने में फोटोग्राफर्स की संख्या बहुत कम थी, पटना में कृष्ण मुरारी कृष्ण आ चुके थे और उनके अलावे 1-2 फोटोग्राफर पटना में और भी थे। लेकिन पटना के उस घटना को माने यानी 74 के आंदोलन को कवर करने के लिए पटना से स्टेट्समैन अखबार के उस समय जो फोटोग्राफर्स थे, उसमें रघु राय साहब पटना पहुंचे थे। आमतौर पे जब दिल्ली से कोई पत्रकार या कोई फोटोग्राफर किसी प्रदेश में या किसी छोटे शहर में पहुंचता है,
तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही वो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा सभी लोग वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार होते हैं वो लगे होते हैं। लेकिन रघु राय जब पहुंचे थे पटना, ये 74 की बात है, वो सीधे जयप्रकाश नारायण के घर पहुंचे कदम कुआं। और जेपी साहब, रघु राय जयप्रकाश नारायण को जेपी साहब कहते थे। तो जेपी साहब के पास पहुंचने के बाद जो तस्वीरों की कैसे लेंगे, कैसे उनके साथ जाएंगे, ये सब बातचीत करने के बाद के जेपी साहब के साथ वो उनके जीप के साथ हुए। जिस दिन ये लाठीचार्ज हुआ था, उस लाठीचार्ज में मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं वहां था। इनकम टैक्स बिल्डिंग के सामने में जो लाठीचार्ज है, उस लाठीचार्ज में रघु राय ने जो तस्वीर ली, पटना पुलिस का लाठी प्रहार और फिर पटना पुलिस का एक दूसरी दिशा से अश्रु गैस का गोला, यह जो उनके जीप पे गिरा था, यह तस्वीर पूरे देश में कोहराम मचा दिया था। उन दिनों तस्वीर भेजने के लिए सिर्फ यही था कि हम तस्वीर बना के या फिल्म को भेजते थे। उसी क्रम में उन्होंने भेजा था। संसद चल रहा था, अखबार में समाचार तो पहले छप गया कि जयप्रकाश नारायण पे लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था कि लाठीचार्ज हुआ अथवा नहीं। पिछले दिनों जब मैं रघु राय साहब से मिला, तो रघु राय साहब से यह बात जब जिक्र किया कि उस दिन की घटना को फिर से दोहराया गया, तो रघु राय साहब ने यही कहा कि पहले सब समाचार छप गया, लेकिन संसद चल रहा था, मेरी तस्वीर नहीं आई थी, लेकिन जब मेरी तस्वीर पहुंची और दूसरे दिन स्टेटमेंट के प्रथम पृष्ठ पर वह प्रकाशित हुआ, तो संसद में कोहराम मच गया कि जेपी पे लाठीचार्ज। पहले कि जो कैमरा मैंने उठाया, जो फोटोग्राफी का मूल मंत्र है, वो सबको, हमारी यंग जनरेशन को समझना चाहिए कि मैं कैमरा उठाता था, आँख पे लगाता था, तो मैं बड़े ध्यान से, गौर से, इंटेंसली देखता था चीज़ों को, ज़िंदगी को, मूवमेंट्स को, लोगों की रिलेशनशिप्स को, कि मुझे करना है, कुछ खास ढूंढना है। तो यूँ समझिए कि उसकी देन है कि शुरू से ही मैं उस पेनिट्रेशन, कंसंट्रेशन में जाने लग गया था कि मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे जानना है, मुझे समझना है और फिर कैप्चर करना है। तो मैं चाहे हिंदुस्तान टाइम्स में 1 साल या उसके बाद 10 साल स्टेट्समैन और फिर एमजे अकबर के साथ संडे मैगजीन में 3-4 साल, फिर इंडिया टुडे 10 साल, तो तब तक मुझे ये हो गया था कि बेटे डेली न्यूज़पेपर्स, डेली न्यूज़ स्टोरीज, डाइट, डेली डेथ। तो तुम अगर एक लीडर जैसे इंदिरा गांधी है, जैसे आज मोदी है, रोज़ तस्वीरें दिन रात खींच रहे हो, अगर कोई बंदा नहीं जानता इंदिरा गांधी कौन है या मोदी कौन है और वो तस्वीर तुम्हारी देखे तो उसमें इंटेंसिटी और एक्सप्रेशन है, कैन इट होल्ड फॉर इटसेल्फ, कैन इट स्टे अलाइव फॉर इट्स ओन इमोशंस। तो ये मुझे तभी समझ में आ गया था कि ये बात जो है बड़ी कीमती। अब जैसे जेपी साहब का लाठीचार्ज क्या था, मैं 2 दिन पहले वहाँ पहुँच गया था, जेपी साहब से मिला, तो आप कदम कुआं भी गए थे, उनके घर भी गए थे सर? हाँ, उनके घर में। तो सुबह मैं 9 बजे पहुँच गया कैमरे वैमरे उठा के, तो पता चला कि अभी तो लोग ही नहीं और उनके 4 या 5 युवा मुक्ति मोर्चा के लोग बैठे थे। तो 10 बज गए, 11 बज गए, कोई लोग ही नहीं, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था। तो अब जेपी साहब ने पूछा कि भाई लोग ही नहीं है, क्या करें?
तो कहते जी फिर बैठते हैं उसमें। तो जेपी साहब ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, निकलना पड़ेगा। तो जीप में उनके एक जो 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 थे वो ड्राइव कर रहे थे, पीछे 2 या 3 बैठे थे, वही मुक्ति मोर्चा के बच्चे। तो जेपी साहब आगे बैठे। तो मैंने जेपी साहब को कहा, मैंने कहा, मैं वो भी तस्वीर बहुत गजब है, जो दरवाजे के बीच से जो फ्रेम है जेपी का। हाँ हाँ। तो मैंने जेपी साहब को कहा, मैंने कहा मैं आपके ड्राइवर के साथ बैठ जाऊं, क्योंकि मैं अगर पीछे बैठता हूं तो कोई पर्पस नहीं सॉल्व होता। तो मैंने उसको बच्चे को कहा, मैंने कहा थोड़ी जगह मुझे भी दे दे। मैं उसके साथ आगे एज पे बैठ गया ताकि मैं उधर से जेपी साहब और क्राउड देखता रहूं। तो अब वो, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, क्या नाम है उनकी, बस्ती का जहाँ रहते थे, कदम कुआं से हम निकले थे। कदम कुआं से निकले तो लोग जो थे जुटने लगे थे धीरे धीरे। नहीं, लोग जो थे खिड़कियों में झांक रहे थे, तो फिर उनको वेव कर रहे थे। तो जेपी साहब भी वेव कर रहे थे, तो थोड़ा हौसला बढ़ा। फिर और थोड़ा आगे गए, लोग वेव कर रहे हैं। देखते देखते 4-5 लोग उतर के साथ आ गए। देखते देखते 15-20 लोग हो गए। देखते देखते हजूम इकट्ठा हो गया। तब तक पुलिस कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो कमाल की बात यह है, मुझे ये याद नहीं और फोटोग्राफर्स थे या नहीं थे, क्योंकि मैं तो उसी जीप में बैठा था। मुरारी था उस समय में, मुरारी था, और एक थे सत्यनारायण दूसरे, लाठीचार्ज में। लाठीचार्ज में। तो फिर वो वहाँ पहुँचे होंगे इनकम टैक्स के पास। हाँ, मैं तो उनके साथ ही बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली करता गया। और जब ये सब हो रहा था, मैं उन्हीं की जीप पे खड़ा होके बिल्कुल वो सब कर रहा था। तो वो ये सारा मैंने किया। तो उसके बाद तो हाहाकार मच गई पटना में भी और दिल्ली में भी कि जेपी साहब पे लाठी। जेपी साहब कौन है भाई? वो बापू और नेहरू के कंटेम्प्रेरी थे, कुछ छोटे मोटे इंसान। क्या हुआ कि हमने वो तस्वीर भेजी रेडियो फोटो की, तो दूसरे या तीसरे दिन वो स्टेट्समैन के फ्रंट पेज पे छप गई। पार्लियामेंट सेशन में थी, हाहाकार मच गई कि जेपी साहब पे लाठीचार्ज, जेपी साहब पे। तब संजीवा रेड्डी होम मिनिस्टर थे, कहते कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो लोगों ने स्टेट्समैन ला के उनके मुंह पर मारा। आप समझते झूठ बोलते हैं आप, ये देखिए लाठीचार्ज का पिक्चर। इसका जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि इन 250 तस्वीरों में, यहाँ पे जितनी भी तस्वीर हैं, इसमें एक भी तस्वीर मुझे समाचार के दृष्टिकोण से या न्यूज़ एंगल से, यहाँ फीचर बहुत ज़्यादा है, या जो डे टू डे लाइफ की तस्वीरें होती हैं उस तरह की तस्वीरें हैं। इसमें कोई जो हार्ड हिटिंग न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तस्वीर होनी चाहिए वो तस्वीर नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और भी, 250 तस्वीर और 70 से अधिक जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, उसमें महिलाओं की संख्या या महिलाओं की तस्वीर की संख्या बहुत कम, नहीं के बराबर। चार दशक से अधिक समय के बीच जितने फोटोग्राफर हुए उनका नाम आज भी जीवित है। आज भी जो लोग अखबार को, मैगजीन को पढ़े हैं, वो एस पॉल को, संजीव शंकर को, रघु राय को, इन तमाम लोगों को जानते हैं। क्या वजह है कि आज के
जो फोटोग्राफर्स हैं वो इतना ज़्यादा नाम नहीं कमा पा रहे हैं, नाम नहीं उनका हो रहा। देखिए, एक तो टाइम बहुत बदल गया है। उस ज़माने में हमें बहुत फ्रीडम होती थी। एडिटर्स फ़र्क तरह के लोग थे, उनमें ईगो के भाव नहीं था। फोटोग्राफ को सिर्फ एक कलर के लिए या ब्रेक डिज़ाइन में ब्रेक के लिए नहीं यूज़ किया जाता था। फोटोग्राफ को यूज़ किया जाता था उसकी एडिटोरियल वैल्यू पे। मुझे आज के अखबारों में लगता है कि वो थोड़ा कम हो गया है। तस्वीरें तो बहुत ज़्यादा छपती हैं, लेकिन डिस्प्ले नहीं है, और डिस्प्ले के साथ वो हमें बायलाइन भी देते थे। और हमारा उस टाइम में एडिटर इन चीफ के साथ बहुत इंटरेक्शन रहता था। मतलब हम तो क्या बताएं, स्टाफ फोटोग्राफर जब आप नए नए ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन एज अ स्टाफ फोटोग्राफर जो जूनियर मोस्ट, लेकिन एक्सेस था। आप एडिटर के पास जा सकते थे, आप रीज़न कर सकते थे और अपनी पिक्चर के लिए फाइट कर सकते थे अगर आपकी पिक्चर जेन्युइन। तो पहले तो आपको अपना देखना था कि आपकी पिक्चर खुद कैसी लगती है। इफ़ इट इज़ अबव एवरेज तब तो थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डिस्प्ले के लिए स्पेस चाहिए थी। और नहीं तो वैसे भी जो है ना, उन चीफ एडिटर्स के साथ बड़ा अपना रिलेशनशिप अच्छा होता था। आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि वो फ्रीडम है फ्रीडम फोटोग्राफ। क्या एडिटर का फ्रीडम, फोटोग्राफर्स के साथ भी इंटरेक्शन नहीं है? हाँ, फोटोग्राफर्स थोड़ा झिझकते हैं, या क्यों? मुझे नहीं पता। मुझे आई डोंट नो। मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने अपनी पिक्चर्स को अच्छी तरह से यूज़ होते हुए नहीं देखा है, इसलिए उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है। विजन में तो मेरे ख्याल से कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन डिस्प्ले नहीं है। आज का जो अखबार है वो डिज़ाइन ड्रिवन है, इट इज़ नॉट एडिटोरियल ड्रिवन। दैट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिज़ाइनर आपको बताता है कि जी आपने 100 वर्ड लिखने हैं, 150 वर्ड लिखने हैं, या आपकी उसने सोच दिया है कि उसको वर्टिकल तस्वीर चाहिए, तो वो हॉरिजॉन्टल तस्वीर को काट कूट के वर्टिकल बना। उसको प्रोजेक्शन के लिए चाहिए था, वो प्रोजेक्शन। अच्छा, हाँ, ठीक है। और राजेश कब आएंगे मल्होत्रा जी? राजगोपाल साहब, आप तो 12 प्रधानमंत्री को कवर किए हैं। सबसे बेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। कुछ बातें? बातें तो जनरल होता है, मुझे उतना बात नहीं किया, हम कवर किया, इसके बाद हम लोग फोटोग्राफर तो हट जाते हैं। नहीं तो फोटोग्राफर को मदद करती थी फोटो के लिए। हाँ, दे विल से यू कैन टेक पिक्चर, अच्छी तरह से बात करती है। जाने तो पहले कुछ सुबह खाने के लिए एक चाय कॉफ़ी के लिए रेफर करते हैं। और इंदिरा गांधी के बाद? उस वक्त राम कुमार था। हाँ, राम कुमार थे। वो था, उसी के साथ वो भी सब जानता है। मैं रेगुलरली कवर द फंक्शन ऑल द टाइम। इंदिरा गांधी के बाद वाजपेयी? Vajpayee, very nice. He is also I went to along with Vajpayee, Pakistan, 5 days tour. In Pakistan, the people is very nice. They told me, sir, हम लोग बहुत बढ़िया है,
अपने भाई लोग का था, कभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन पठान था सब लोग बोलता, ऑफर किया, कोको कोला लेके आया, बिठाया, कप पिलाया, बाद में चाय पीने के लिए बोला, अच्छी तरह से बात किया। नरसिम्हा राव आपकी नज़र में कैसे थे? Nice man. He's a nice man, very shrewd fellow. He told me once, जब हम लोग ने इतना काम करने के लिए पूरा टाइम करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, लोग भी करता है अच्छी तरफ से, बोल रहा था। और अभी का प्राइम मिनिस्टर तो खुद अभी का प्राइम मिनिस्टर को हम लोग कवर करते हैं। मैं तो फर्स्ट डे गया था, इसके बाद तो मैं नहीं। स्लोली गया, कभी आलो इधर नहीं है उधर नहीं है, स्ट्रिक्ट। वी वेंट टू पार्लियामेंट आल्सो, इनसाइड द पार्लियामेंट वी कवर द फंक्शन। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एवरीबडी। राजीव गांधी भी कोऑपरेट करते थे बहुत। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, दैट इज दे गिव वेरी नाइस। रंजन साहब, फोटो की दुनिया में आपका करीब करीब 40-45 साल हो गया। जी। क्या महसूस करते हैं 45 साल पहले का फोटोग्राफी और आज का फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं जो फोटोग्राफी करता था उसको फोटो जर्नलिज्म कहा जाता है। मतलब मैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स के न्यूज़ कवरेज ही ज़्यादा करता था। अब न्यूज़ कवरेज में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। काफ़ी सारे सरकारी फंक्शनों में हम लोगों को परमिशन अब नहीं मिलता है कवरेज करने का। और दूसरा एक और चीज़ आ गया है जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो नुकसान थोड़ा बहुत कर तो रहा है, तो ओरिजिनल फोटोग्राफी का जो दुनिया है वहाँ से थोड़ा सा हट गया है। खतरा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ज़रूर हट गया है, जिसमें ओरिजिनल पिक्चर्स और कौन सा आर्टिफिशियल पिक्चर्स है इसको पहचानने में दिक्कत हो रही है। और फोटो जर्नलिज्म का जो काम था वो करीब करीब ख़त्म ही हो गया है। मतलब अब उसमें इतना रेस्ट्रिक्शंस हो गया है सरकार की तरफ से कि इसमें काम करना थोड़ा सा दिक्कत है। जहाँ तक मैं जानता हूँ और मैं आपको देखा हूँ, उस ज़माने में जब डार्क रूम ब्लैक एंड वाइट पिक्चर निकालते थे डार्क रूम से, उस समय में ना तो इक्विपमेंट इतना था, ना apparatus इतना था। एक डेडिकेशन होता था फोटोग्राफी के मामले में। आज की तारीख में इक्विपमेंट दुनिया भर का है, तो क्या आज जो फोटोग्राफर्स अपने आप को बोल रहे हैं वो सभी फोटोग्राफर्स सच में फोटोग्राफर्स हैं? नहीं, अभी का जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट में फ़ायदा ज़रूर हुआ है प्रोफेशनल लोगों को, लेकिन एक और चीज़ जो हो गया है वो जिसके हाथ में भी कैमरा है वो अपने आप को फोटोग्राफर समझ रहा है। जी। फोटो जर्नलिज्म का काम ये था, जो हम लोग करते थे फोटोग्राफी, उसका काम था कि चीज़ों को समझ के, सब्जेक्ट को समझ के उसके बाद हम लोग काम करते थे, उसके बाद हम क्लिक करते थे। मतलब मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता था और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को सामने रखते हुए पिक्चर खींचते थे। अभी चूँकि इक्विपमेंट इतना मॉडर्नाइज हो गया है
कि आप उसमें शटर दबाएंगे पिक्चर आ जाएगा, लेकिन वो पिक्चर और फोटो जर्नलिज्म का पिक्चर में काफ़ी अंतर होता है। तो इसलिए अभी जो है इक्विपमेंट आने से फ़ायदा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है कि दिमाग का जो वर्किंग है वो थोड़ा कम हो गया है। पहले जैसे मैं समझता हूँ या आप लोगों के मुख से सुना हूँ कि हम सब्जेक्ट को ढूंढने में या सब्जेक्ट को फोकस करने में बहुत समय लेते थे ताकि बेहतर पिक्चर बने। जी, असल बात हुआ यह है कि अब पिक्चर्स का जो अहमियत था कि एक पिक्चर्स, कहावत है कि ए पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स, उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है कि भाई नहीं, वो कोई इवेंट है, एक कोई भी पिक्चर लगा दो और उसके बाद बाकी चीज़ों को उसको एलोबरेट कर दो। और हम लोग जब शूट करते थे तब होता था कि बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उस पिक्चर को देख कर के आपको समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, और सब्जेक्ट को पूरी उस तस्वीर के अंदर से ही आपको पहचान में आ जाता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसका यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस अब नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात हुआ कि जगह नहीं मिलती है। छोटी सी पिक्चर्स लगा करके ही सारा कुछ बोल दिया जाता है, इसलिए लोग दिमाग भी लगाना बंद कर दिए हैं। तो हम इस पे ये बोलेंगे कि अखबार का दुनिया हो या पत्रिका की दुनिया हो, इसमें जो भी संपादक लोग हैं जो फोटो को डिसाइड करते हैं, उनकी मानसिक स्थिति फोटो के प्रति कमजोर हो गई है। एकदम कमजोर। एक ज़माने में इस फीचर वर्ल्ड वाइड दो फेमस मैगजीन्स थी। एक हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया का निकलता था, इलस्ट्रेटेड वीकली। जी। उसमें इतना स्पेस मिलता था कि कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और वो उसके ऊपर ही वो चलता था। उस पिक्चर्स के बदौलत ही वो मैगज़ीन चलती थी, और फोटोग्राफरों को एक अहमियत था, एक उसकी जगह थी, उसका इम्पोर्टेंस थी। अब वो ख़त्म हो गया। अभी के एडिटर लोग सिर्फ एक कोई भी पिक्चर्स उस इवेंट से रिलेटेड उनको मिल जाने से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। और एक और नुकसानदायक काम ये हो गया है कि चूँकि गूगल सर्च इंजन जो है वो क्या करता है कि वो हर एक सब्जेक्ट का पिक्चर उनके पास अवेलेबल है। तो एडिटर्स लोग फोटोग्राफरों को अलग से ले करके, हायर करके, उनका सैलरी दे करके नहीं रख के बहुत सारे मैगजीन्स हैं गूगल से निकाल के छाप देते हैं। और कॉपीराइट का जो हिसाब किताब है वो हमारे देश में बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए और ज़्यादा वो पनप रहा है। अगर आप भारत के संसद से इसकी तुलना करें तो भारत के संसद में आज 543 लोकसभा के जो सदस्य हैं उसमें 13% ही महिलाएं हैं। आज 73 है। पिछले जो 17वीं लोकसभा उसमें 78 थे, आज उसकी संख्या घटकर 73 हो। अखबार की दुनिया से जब हम महिलाओं की जो विजुअल जर्नलिज्म की बात होगी तो आज भारतवर्ष में 1 लाख से अधिक पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं में, चाहे वो साप्ताहिक हो, 15 दिन में छपने वाले हो, माहवारी हो, या इस तरह के जितने भी हैं, या इंटरनेट पे हो, लाखों हैं। लेकिन जब महिला पत्रकारों की बात, महिला पत्रकार तो भरे हुए हैं, जो न्यूज रूम में है उसमें महिला पत्रकारों की संख्या कम नहीं, अफरात है। लेकिन न्यूज रूम से करीब 10 या 20 कदम दाहिने तरफ या बाएं तरफ या सामने जो फोटोग्राफर्स का रूम है, उस फोटोग्राफर्स के रूम में महिला छायाकारों या जो फोटो जर्नलिस्ट, फीमेल फोटो जर्नलिस्ट की संख्या बहुत कम है, नहीं के बराबर। यहाँ पे करीब करीब 250 पिक्चर्स में देख रहा हूँ जी, और 60 से अधिक पार्टिसिपेंट्स हैं। 70 लोगों की। तो महिलाओं की संख्या बहुत कम है। मैं कल से लेके बहुत सारी महिलाओं नहीं, ये सवाल बहुत बार ही पूछा गया है।
मेरा ख्याल से महिलाओं पे पूछना ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे समझ नहीं आता। एक तो ये है कि नहीं, मैं यहाँ के बारे में नहीं कहूँगा। हाँ आप जितने समय इस फोटोग्राफी के वर्ल्ड में आपने गुजारा है, हाँ उसमें क्या वजह है कि महिलाएं इस क्षेत्र में नहीं आ पा रही हैं जितना आना चाहिए, या एडिटोरियल में जितनी महिलाएं हैं हाँ किसी भी अखबार में, मैगजीन में, इंटरनेट पे वगैरह में भरी पड़ी है महिलाएं, लेकिन फोटोग्राफी के वर्ल्ड में महिलाओं की किल्लत है, या कहेंगे कि नहीं के बराबर है, ऐसा क्यों? मुझे लगता है एक तो थोड़ा वो अ, सड़क पे चलने में डरती हैं, और फोटोग्राफर्स को तो लेग वर्क करना ही पड़ता है। मतलब फोटो जर्नलिज्म में आपको अगर जो स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है तो थोड़ा सा डर को कहीं छोड़ दीजिए और चलना पड़ता है। रिस्क तो हमारे लिए भी होता है। आप इतना एक्सपेंसिव कैमरास लेंसेज लेके चलते हैं तो और होता भी है कि कई बार चोरी हो जाती हैं चीज़ें, या कोई ऑब्जेक्ट करता है अननेसेसरली, तो इस तरह की सिचुएशन से शायद लड़कियां दूर रहना चाहती हैं। Yes, not individual. Okay. But ensemble is fine. Thank you. क्या जो फोटोग्राफी है, हाँ। क्या बॉम्बे में जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, इवेंट की जो महिलाएं, और दिल्ली के फोटोग्राफी में क्या आप अंतर देखते हैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, बॉम्बे में भी बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। मतलब मेरा ख्याल से फीचर्स बॉम्बे में ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं। दिल्ली हमेशा से हार्ड न्यूज़ के लिए जाना गया है, जो कि अब ख़त्म हो रहा है क्योंकि अभी पॉलिटिकल एक्सेस ही ख़त्म हो गई है। तो अब जैसे मेन सोर्स ऑफ पिक्चर्स पार्लियामेंट हाउस होता था, या राष्ट्रपति भवन, या प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, ये तो सब ख़त्म ही है। यहाँ तो अब एंट्री नहीं अलाउड है आपको। तो अब दिल्ली के लोग भी ज़्यादा फीचर स्ट्रीट ऑब्जेक्ट हाँ, आप यहाँ देखिए हार्ड न्यूज़ की आपको शायद नहीं थे, मेरा ख्याल से कोई पिक्चर नहीं। नहीं है, कंप्लीटली मिसिंग है। क्योंकि हार्ड न्यूज़ जो हम ट्रेडिशनल उसमें समझते थे, कवरिंग पॉलिटिक्स या बिजनेस मीट्स तक में आपको अलाउ नहीं करते। तो जहाँ पे आप इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेट्स ले सकते थे, या जिस एज में आप आए थे फोटोग्राफी में, हम्म, हम 70s में चलते हैं, हाँ देखा हूँ 80s में आते हैं, 90s में आते हैं, अभी 2025, हाँ। क्या बेसिक डिफरेंस हो गया है? बेसिक डिफरेंस तो अब मैंने जब शुरू किया था 1974-75 में, बिल्कुल। तो मैं रघु राय के साथ बहुत काम किया सीखा हूँ जी। उस ज़माने में, जब शुरू ही हो रहा था। और मैं उनके साथ पार्लियामेंट हाउस में चला जाता था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि आपके पास एक्रेडिटेशन नहीं है या आपको लोग जानते नहीं हैं। हाँ, उनके साथ हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले जाते थे। लेकिन अब तो भाई ख़त्म है मामला। मैं दिल्ली में पिछले 35 या 36 वर्षों से जिन लोगों को देख रहा हूँ, उसमें 1, 2 या 3 अधिक से अधिक, जबकि यहाँ पुरुषों की संख्या अत्यधिक है। कल से लेकर आज तक मैं बहुत महिला पत्रकारों से, खास करके 2-3 छायाकार हैं, उनसे बात किया कि आखिर क्या वजह है कि आपकी भागीदारी
सड़क पे नहीं है। हिंदुस्तान में कई एक हज़ार ऐसे संस्थान हैं जो जर्नलिज्म पढ़ाते हैं, उसमें लड़कियां भरी पड़ी हैं, लड़के तो हैं ही। ये सब जब वहाँ से पास आउट होते हैं तो कोई भी अपना जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है या जिस क्षेत्र में काम करने की बात है वो फोटोग्राफी नहीं चुनती है। डेस्क पे काम करना, रिपोर्टर बनना सब चाहती है। विपिन साहब, आपने ज़्यादातर नेचर से रिलेटेड काम किया है, लेकिन आप अपने अभी तक जितना काम किया उसमें सबसे मशहूर, आप तो स्पोर्ट्स में भी काम किया है ना? हाँ, स्पोर्ट्स में काफ़ी काम किया है एंड आई थिंक आज की डेट में विराट कोहली को जिस तरह लोग जानते हैं, बट विराट कोहली का मैंने वो स्टार्टिंग का फेज़ बहुत ज़्यादा क्लोजली शूट किया और मुझे मौका मिला मेरे ऐसे अखबार में काम करने से, मुझे क्लोज शूट करने का फैमिली के साथ। उसका जो एक लड़कपन था उसका, जो स्टार्टिंग में आया, रणजी ट्रॉफी में रोशनारा में मैचेस होते थे, तो उसका मैंने काफ़ी शूट किया और मुझे मज़ा भी आया। फिर विराट कोहली पे आपने स्पेशली क्यों नहीं एग्जीबिशन कभी किया? विराट उसके बाद फिर ज़्यादा मौका नहीं मिला मेरे को शूट करने का, बट मेरे पास स्टार्टिंग की जो फ़ोटोज़ हैं उसकी, वो आई थिंक आज भी लोग काफ़ी इसको टैग करते हैं, ट्विटर पे होती हैं पिक्चर्स। नहीं, मैं उसी बात को कि चूँकि विराट कोहली आज जिस स्टेज पे पहुंच के गए हैं और उनकी जो शुरुआती ज़िंदगी है उसके बारे में जो तस्वीर आपको, इसको बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो आप उस पर भी एग्जीबिशन क्यों नहीं करते हैं? कभी सोचा हाँ, नहीं? वो कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ उस पर एक अच्छा सा वो पूरा उसका जो रणजी का फेस था उस पर निकाल के एक छोटा सा एग्जीबिशन और विद अदर माई वर्क और उसमें विराट कोहली को बुलाएंगे। हाँ यस, इन फ्यूचर में अगर आएगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा, बट आई विल ट्राई। आप ये मानेंगे कि इक्विपमेंट में 74 में जो इक्विपमेंट था और 2025 में जो फोटोग्राफी में इक्विपमेंट है उसमें कोई दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं, बहुत। और फोटो को क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 1974 में आपने तस्वीर लिया था और आज जो तस्वीर लेते हैं उसमें क्वालिटी में कोई अंतर हो रहा है? विजन के पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो आज कलर है, पहले सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता था, फिर उस टाइम में मैनुअल कैमरास थे, ऑटोमेटिक का कुछ था ही नहीं, और इक्विपमेंट बहुत भारी होता था। तो आप आमतौर पे कहीं भी निकलते थे शूट करने तो 17-18 किलो का वज़न आप शोल्डर्स पे लेके चलते थे, वो बिल्कुल कम हो गया है। जूम लेंसेज नहीं थे, इसलिए आपको एक रेंज ऑफ लेंसेज लेके चलना पड़ता था और चेंज करके शूट। तो खैर वो तो हम लोगों को बहुत आदत हो गई थी कि देख के ही पता लग जाता था क्या लेंस आपको लगाना है और यूज़ करना है। विजुअल क्वालिटी में बहुत फ़र्क आया है। डिजिटल की पिक्चर्स आपको ज़्यादा कलरफुल दिखती हैं, उनको कन्वर्ट करने से भी उसमें जो ग्रे टोनैलिटी है वो बहुत बड़ी रेंज है उसकी, अगर आप कलर पिक्चर को कन्वर्ट करें ब्लैक एंड वाइट में। तो ये सब बातें हैं।
लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये महिलाएं जो सड़क पे पुरुष लड़ सकते हैं, तस्वीर बनाने के क्रम में उन्हें जितना मशक्कत करना पड़ता है, उस मशक्कत को करने में महिलाएं पीछे हो जाती हैं। शायद वो नहीं कर पा सकती हैं, इसलिए वो इस क्षेत्र में अपना दाखिला या अपनी उपस्थिति नहीं दे पाती। आज के डेट में जो बच्चे जर्नलिज्म कर रहे हैं वेरियस इंस्टीट्यूशन में, उसको और जो फोटोग्राफी के वर्ल्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं कहूँगा कि आसान तो नहीं है ये, मतलब आपको काफ़ी अपना सोच भी रखनी चाहिए, एक एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू, एक क्रिटिकल आई से देखना बहुत ज़रूरी है।